नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, लोक प्रशासन की यूनिट नंबर थर्ड जो यूनिट नंबर थर्ड है और उसमें एक टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब होता क्या है ये समझना है। देखिए, आंतरिक प्रेरणा से कार्य करना अभिप्रेरणा कहलाता है। आंतरिक प्रेरणा से कार्य करना अभिप्रेरणा कहलाता है। और अभिप्रेरणा के संबंध में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सब के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। देखिए, अभिप्रेरणा ये इसे मोटिवेशन कहते हैं। मानवीय व्यवहार को निर्देशित कर उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोवेर से निकला है, जिसका अर्थ है टू मूव अर्थात गति करना। यानी देखिए, अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो अंतर्मन से होती है। बाह्य प्रेरणा हम किसी बाहरी दबाव के कारण उस प्रेरणा को ग्रहण करते हैं। तो सबसे अच्छी परिभाषा इसमें दी है लिंकर्ट महोदय ने, यानी रेंसिस लिंकर्ट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का मर्म या हृदय कहा है। क्या कहा है? प्रबंध का मर्म या हृदय कहा है। इससे संबंधित जुड़ी हुई विचारधाराएं, यानी जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा से जुड़ी हुई कुछ विचारधारा हैं। तो इसमें फर्स्ट है परंपरागत विचारधारा। जो परंपरागत विचारधारा है, ये विचारधारा मनुष्य को या मानव को आर्थिक मनुष्य मानती है। देखिए, हमने चाहे संबंध पढ़े थे, वहाँ पर संगठन संबंधी सिद्धांत पढ़े थे, वहाँ भी कार्मिक को आर्थिक मनुष्य माना गया था। लेकिन मानव संबंधी सिद्धांतों में उसे सामाजिक पुरुष माना जाएगा। और ये ही एक फैक्ट था इसमें। पारंपरिक जो विचारधारा है, इस में अभिप्रेरणा की ये विचारधारा मानव को आर्थिक मनुष्य मानकर चलती है। क्लियर है? आपको देखना है अभिप्रेरणा से संबंधित परंपरागत विचारधारा को तीन नामों से जाना जाता है। तीन नाम है: प्रेरणा की एकात्मक विचारधारा और प्रेरणा की आर्थिक विचारधारा दो, तीसरा प्रेरणा की कैरेट और सिटिक विचारधारा, इसे छड़ी या चारा विचारधारा भी कहते हैं। और जो प्रेरणा की आर्थिक विचारधारा है, इसे पुरस्कार सिद्धांत कहते हैं। जबकि प्रेरणा की एकात्मक विचारधारा उसे भय या दंड भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगली विचारधारा। देखिए, मानव संबंधी विचारधारा। मानव संबंधी जो व्यवहारवादी विचारधारा है, इस विचारधारा के अंतर्गत मानव को आर्थिक मनुष्य न मानकर सामाजिक मनुष्य माना गया है। देखिए, परंपरागत में माना गया आर्थिक मनुष्य, कार्मिक को, जो प्रबंध में काम करता है, उस कार्मिक मनुष्य को, उसमें तो माना गया था आर्थिक मनुष्य। और इसमें आर्थिक मनुष्य ना मानकर क्या माना गया है? सामाजिक मनुष्य माना है। अब इसमें हम देखेंगे कि गैर आर्थिक कार्यक्रम संगठन में मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप में परिभाषित किया गया है। तो मैस्लो का एक सिद्धांत है। मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था, आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत। देखिए, इसने अपनी पुस्तक में ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये 1943 को लिखी थी। और इसमें इसने जो आवश्यकता सोपान में 5 सिद्धांत बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका क्रम भी पूछा जा सकता है। और ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो जो साइकोलॉजी है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका भी टॉपिक है। देखिए, इसने 5 सोपान सिद्धांत दिए हैं। नंबर 1, शारीरिक जैविक आवश्यकताएं, यानी शारीरिक और जैविक आवश्यकता में आपको पता होगा, जैसे जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य और न्यूनतम आवश्यकता, जैसे भूख है, प्यास है, यौन आदि, ये क्या है? इनकी शारीरिक और जैविक आवश्यकता मानव की। अब है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, यानी प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं आदि से बचाव, यानी सुरक्षा है। सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकता क्या हो सकती है? समाज, परिवार एवं दोस्त से प्यार, अपनत्व, स्नेह आदि इसी में सम्मिलित किया जाता है। पर कार्मिकों के मध्य परस्पर मधुर यानी अंतर संबंध को दर्शाता है। ठीक है। अब है सम्मान आवश्यकता, समाज, दोस्तों एवं परिवार में सम्मान, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास आदि को दस्तक देता है। आत्मा यानी आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता, ये सबसे सुपर क्लास माना गया है, उच्च लेवल का। एक व्यक्ति जो बन सकता है या जिन ऊंचाइयों को छू सकता है, उनकी प्राप्ति,
देखिए मैस्लो ने एक लाइन बोली, बहुत अच्छी लाइन है। एक मनुष्य जो हो सकता है उसे आवश्यक होना चाहिए। एक मनुष्य जो हो सकता है उसे आवश्यक होना चाहिए, ये मैस्लो का कथन है। एक और लाइन है, आत्म वास्तविकरण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्ट गोल्डस्टीन ने। जो आत्म वास्तविकरण का जो शब्द है, इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किया था कर्ट गोल्डस्टीन ने। देखिए एक प्रामाण्ड बनाया गया है, इस प्रामाण्ड के इनके सिद्धांतों को दर्शाया गया है। सबसे पहले शारीरिक यानी जैविक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताएं और यानी सम्मान आवश्यकताएं, और फिर है आत्म सम्मान या आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। तो इसने 5 जो सिद्धांत दिए हैं, फर्स्ट में दिया शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो इनको वो क्रम में जमा के भी पूछ सकता है आप लोगों से, है ना, तो क्रम भी इनका ध्यान रखना है। देखिए मैस्लो की उक्त 5 आवश्यकताओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो मैस्लो ने जो 5 आवश्यकताएं दी हैं उनको कितने वर्गों में बांटा है? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं, तो पेपर में पूछ लिया जाए शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं ये कैसी हैं? ये निम्न स्तर की हैं। सामाजिक एवं सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, ये मध्य स्तर की आवश्यकताएं। और आत्मसिद्धि या वास्तविकरण की जो आवश्यकता है ये उच्च स्तर की आवश्यकता है। मतलब जो नीचे के जो दो हैं, जो फर्स्ट में जो दो दे रखे हैं, जैविक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता, जैविक और सुरक्षा, ये तो हो जाएंगी निम्न आवश्यकता। सामाजिक और सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, ये उनको जाएंगी मध्य स्तर वाली आवश्यकता। और आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएं ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं मानी जाती हैं। इनके अलावा और कुछ इसमें पूछा जाता नहीं है, ये सबसे उचित और उत्तम है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है मैस्लो की अवधारणा की क्या है आलोचनाएं। व्यक्ति की आवश्यकताओं का कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक एवं व्यक्तिक विविधताएं व्यक्ति की आवश्यकताओं के क्रम को निर्धारित करती हैं, ऐसी आलोचना की गई है। भाभा और बर्डडेल ने शोध के आधार पर आवश्यकताओं के सिर्फ 2 वर्ग बताए हैं, अभाव की आवश्यकताएं और संवर्धन की आवश्यकताएं। जो भाव और बर्डडेल हैं, इन्होंने आवश्यकताओं को 2 प्रकार में बांटा है, अभाव की आवश्यकता और संवर्धन की आवश्यकता। अब देखिए डगलस मैकग्रेगर ने एक सिद्धांत दिया था, और वो दिया था एक्स वाई का सिद्धांत। तो जो ये एक्स और वाई का जो सिद्धांत है, देखिए जो एक्स सिद्धांत है ये परंपरागत है, और वाई सिद्धांत है नवीन सिद्धांत है इनका। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। तो इनकी एक पुस्तक है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, ये 1960 में लिखी थी इन्होंने, और इसमें इन्होंने एक्स वाई सिद्धांत को पेश किया था। आप इन शब्दों को जो मैं बोल रहा हूँ इनको आप लिख लें कहीं। देखिए थ्योरी, तो हम पहले एक्स वाई में से एक्स थ्योरी के बारे में जान लें थोड़ा सा। इसे कैरेट एंड सिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। जो एक्स थ्योरी है इसे कैरेट और एंड सिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। और जो ये है इसे परंपरागत विचारधारा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? परंपरागत। तो आपको 2 शब्द याद रखने हैं, जो इनकी एक्स थ्योरी है वो परंपरागत विचारधारा है, और इसका एक अन्य नाम है कैरेट एंड सिस्टिक थ्योरी, और इसे इसने अपने 1960 की एक पुस्तक में दिया था, वो नाम मैंने अभी आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं वाई सिद्धांत। देखिए जो मैक्स ग्रेगर का ये सिद्धांत है ये नवीन सिद्धांतों में आता है। किस में आता है? नवीन सिद्धांतों में आता है। ठीक है, कई बार पूछा जाए कि वो परंपरागत में आता है और ये नवीन में आता है। बस इतना सा आपको समझना है। देखिए अतः संगठन के भीतर प्रबंध की व्यवहार के दौरान इन आवश्यकताओं के प्रति प्रबंध की संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। देखिए मैक ग्रेगर मतभेदों के प्रबंधन की 3 रणनीतियाँ हैं। कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं? फूट डालो और राज करो, मतभेद का उन्मूलन करो, मतभेदों के साथ काम करो। तो फूट डालो और राज करो, ये 3 रणनीतियाँ बताई थी। फूट डालो, राज करो, मतभेद का उन्मूलन करो और मतभेद के साथ काम करो। देखिए स्केन लान योजना मैक ग्रेगर ने मैसाचुसेट्स
यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फ्रेडरिक लेसियर के साथ ये अवधारणा प्रतिपादित की। ये योजना दो बिंदुओं पर केंद्रित है। तो यह है कार्मिकों के मध्य सहभागिता और प्रभावशाली भागीदारी। तो दोनों को ध्यान रखना, कार्मिक के मध्य यानी सहभागिता और प्रभावशाली भागीदारी। अब है हर्ज़बर्ग की जो द्विघटक सिद्धांत। अभी तक हमने मैक्स ग्रेगर का एक्स वाई सिद्धांत देखा था। अब बात करेंगे हर्ज़बर्ग, जो ये है हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत। देखिए इसमें इसने दे रखा है कि फ्रेड हर्ज़बर्ग ने पिट्सबर्ग की 9 कंपनियों के 2100 अभियंताओं एवं लेखाकारों के साक्षात्कार के आधार पर अभिप्रेरणा के संबंध में अपनी द्विघटक थ्योरी प्रस्तुत की थी। देखिए हर्ज़बर्ग द्वारा अपने शोध में अपनाई गई तकनीकियाँ, तो तकनीकियाँ जो हैं, एक तो है, देखिए इसमें आगे दे रखा है द्विघटक सिद्धांत जो दिया है इन्होंने, इसे ध्यान रखना आपको इतना ही। और इसमें मैं आपको और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए हर्ज़बर्ग की महत्वपूर्ण पुस्तकें, 2 पुस्तकें हैं इसकी, इन पुस्तकों को ध्यान रखना, कई बार ये पूछ ली जाती हैं पुस्तकें इनकी। द मोटिवेशन टू वर्क, वर्क एंड द मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की बात कर रहा है तो हर्ज़बर्ग कर रहा है। अब है मैस्लो और हर्ज़बर्ग में अंतर। देखिए मैस्लो ने जहाँ अपने आवश्यकता सोपान सिद्धांत में मनुष्य की आवश्यकताओं को इंगित किया है, हर्ज़बर्ग ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के रास्ते सुझाए हैं। हर्ज़बर्ग तो दे रहा है रास्ते और ये बता रहा हूँ आवश्यकता ने। मैस्लो की सम्मान एवं आत्म वास्तविकरण की जो आवश्यकताएं हैं, और हर्ज़बर्ग उत्प्रेरक घटकों के अनुरूप काम करता है। मैस्लो की शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताएं हर्ज़बर्ग के आरोग्य घटकों के समान हैं। जो आरोग्य घटक है ना वो दिया है इसने, ध्यान रखना इस बात को। अब देखते हैं कि अभिप्रेरणा से जुड़े विभिन्न सिद्धांत। ये सिद्धांत कई बार पेपर में पूछे गए हैं, इन सिद्धांतों को रट लेना है आपको। समानता का जो सिद्धांत है J.S. एडम्स ने दिया है। आरोपण का सिद्धांत है हेराल्ड केली ने दिया है। उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत है वो मैकलीलैंड ने दिया है। उद्देश्यों का प्रबंध MBO पीटर ड्रेकर ने दिया है। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्लूम ने दिया है। सकारात्मक प्रबलीकरण का सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया है। और ये परिपक्वता और अपरिपक्वता, ये सिद्धांत क्रिस आर्ग्रिस ने दिया है। प्रदर्शन संतोष सिद्धांत ये पोर्टर एवं लॉलर ने दिया है। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत ये डार्विन लॉक ने दिया है। ERG सिद्धांत एल्डर फर ने दिया है। और जेड सिद्धांत विलियम पाउची ने दिया है। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक आपको एक्स और वाई सिद्धांत ध्यान रखना है मैक्स ग्रेगर का, और जेड सिद्धांत जो दिया गया है वो विलियम पाउची द्वारा दिया गया है। आपको एक्स वाई सिद्धांत ध्यान रखना है। और हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत, जो द्विघटक सिद्धांत है, द्विघटक, ये इंपॉर्टेंट। देखिए एक्स वाई और द्विघटक दोनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जेड थ्योरी सिद्धांत पिछली बार 2018 में पूछा गया है, तो इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए छोटी छोटी वीडियो से ही आप इनको देख लीजिए और इन कंसेप्टों को क्लियर कर लीजिए। अगला वीडियो आपको अभी मिल जाएगा, 2-3 घंटे बाद में कोशिश करेंगे, या नहीं तो कल मिलेगा आपको, है ना। ठीक है साथियों, थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। हम केवल कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आप आराम से प्रश्न का निकाल सकते हो।